जिस तरह की स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो चाहिए जिससे आप लोगों की नज़र में आए। 80 to 90 10 साल का स्टेज था कांग्रेस का, जिसमें 6 चीफ मिनिस्टर्स थे वहाँ, यानी हर एक चीफ मिनिस्टर 1.5 साल में बदल गया। आज सुबह जब वहाँ CWC की बैठक हो रही थी, उससे पहले कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता वहाँ से पानी निकाल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी आए तो दिक्कत ना हो। जो कुछ भी दिखाना चाहें कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि इस वक्त न तो उनके पास स्टेट में कोई नेता है, न उनके पास कोई वोट बैंक है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं ABP लाइव और हमारा ये खास कार्यक्रम है बतकही बिहार की। आज फिर से हम बिहार की बात करने जा रहे हैं और आज बात होगी उस मीटिंग की जो आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में हो रही है। वो मीटिंग है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। वो मीटिंग है उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो कांग्रेस में तमाम छोटे बड़े फैसले करती आई है और आगे भी शायद करती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पटना पहुंची है उस मीटिंग के लिए, तो ये नौबत आई क्यों? क्या ये तेलंगाना का इफेक्ट है कि तेलंगाना में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी मीटिंग की और उसके बाद उसे सत्ता हासिल हो गई, या फिर ये तेजस्वी का बढ़ता प्रभाव है और कांग्रेस अब अपने सहयोगियों के साथ जो गठबंधन था उसको धीरे धीरे करके तोड़ करके अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आखिर बिहार में पहुंची कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मकसद क्या है, यही हम आज के इस वीडियो में जानने समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ दो पुराने सहयोगियों के अलावा एक और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। लंबे समय तक कांग्रेस कवर किया है और अब भी वो कांग्रेस कवर कर रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से वो समझते हैं। तो शुरू करते हैं आशीष जी, आप ही के साथ। आजादी के बाद पहली बार ये कहा ही जा रहा है 85 साल। एक चीज और ऐड कर दूं, हाँ। आशीष का ननिहाल भी बिहार में। अच्छा, बाकी ये दो लोग पत्रकार बिहार के हैं, उनका ननिहाल बिहार में है। क्या लगता है सर, इसका मकसद क्या है? इतना तो है नहीं जितना दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है बिहार में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो चाहिए जिससे आप लोगों की नज़र में आए, नोट करें लोग आपको और इस बारे में सोचे कि आपको भी वोट डाला जा सकता है। कोई बिहार में बहुत स्ट्रांग और फॉर्मिडेबल पोजीशन तो है नहीं। वोट बैंक है जिसको आपने काफ़ी सालों पहले, दशकों पहले खो दिया था, उसको वापस कैसे लें? तो जो अभी लीडरशिप है, जिसको मैं देखता हूँ इस तरह, आरजेडी वाली बात पे बाद में आता हूँ। खुद कांग्रेस का जो क्राइसिस है वो क्या है कि वहाँ पर आप जिन लोगों को भी लीडर बनाते हैं वो आपसी डिस्प्यूट में, आपकी नज़र में केंद्र में लगता है कि वहाँ पर रीजनल बड़े चेहरे हैं, लेकिन वहाँ ढाक के तीन पात आप अपने ही नेताओं पर, आप ही के बड़े बड़े लोग आकर के आरोप लगा देते हैं कि आरजेडी से कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इस पार्टी से कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उस पार्टी से कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऐसे में जब आप एब्सोल्यूट क्रिटिकल सिचुएशन में हैं तो कम से कम जो केंद्र के बड़े चेहरे हैं 80 साल से भी ज़्यादा के बाद वहाँ जाते हैं, अगर जो राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी, वर्किंग कमेटी की बैठक भी की जाती है, प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं और उसके बाद कैंपेन में भी शामिल होते हैं और आप इतनी बड़ी वहाँ पर यात्रा निकालते हैं, तो आप ये संदेश भी देने की कोशिश करते हैं कि हमारे बड़े बड़े नेता बिहार पर नज़र बनाए हुए हैं। सिर्फ आप ये ना सोचें कि वहाँ पर जो लोकल लीडर्स हैं आपसी लड़ाई में ही बात रह जाएगी, जो वायदे हम करेंगे उसको बड़े बड़े नेता आकर के यहाँ पर पूरा करेंगे। सेकेंडली, आरजेडी के साथ अलायंस भी है वहाँ पर। आरजेडी भी अपने दम पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को हराने की स्थिति में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी है। महागठबंधन मिल करके एक फोर्स जरूर है जो बड़ी मजबूती के साथ चैलेंज कर रहा है। ऐसे में ये दिखना बहुत जरूरी है कि दोनों ही पार्टी बहुत फॉर्मिडेबल तरीके से लड़ेंगी, जो कोर इश्यूज है उसको टच करेंगी। समन्वय है दोनों में, ये दिखाने के लिए कि हम वर्किंग कमेटी वहाँ कर रहे हैं तो आरजेडी के लोग हमारे खिलाफ पहले ही बयानबाजी नहीं शुरू कर दिए, ये भी दिखाना बहुत जरूरी है। दोनों ने मिल करके बड़ी बस यात्रा निकाली थी और ऐसे समय पर जब मैं और आप कुछ दिनों पहले बात भी कर रहे थे कि खुद घर के अंदर लड़ाई भी शुरू हो गई है, आरजेडी खुद टूटी हुई है, तमाम आरजेडी के लीडरशिप के बड़े बड़े नेता गायब होते जा रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने तो पार्टी ही छोड़ दी है। ऐसे में कम से कम जो दूसरी सबसे स्ट्रांग एलाई है, अगर वो मजबूती से वहां पर धरातल पे नजर आती है तो इसका फायदा शायद महागठबंधन को हो सके और यही नियत होगी। इसी वजह से बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, ये आश्वासन देने के लिए हम भी हैं और हम जो वादा करेंगे वो निभाएंगे, प्लस हमारी स्ट्रिंग्स भी पुल करेंगे। ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन मार्क तो रहता है ना आरजेडी को लेकर के, लोगों के मन में पता नहीं है, लोग खुल के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन
एक डर रहता है कि अगर ये जीत के आ गए तो लालू यादव का एरा वापस आ जाएगा। तमाम समुदाय है, तमाम कम्युनिटीज है जिनको डर लगता है कि नहीं यार, आखिरकार इनको वोट नहीं डालना, आखिरकार दूसरे पक्ष को ही वोट डालना है। ऐसे में कांग्रेस एक बड़ी ऐसी व्यापक नेशनल पार्टी की तरह सामने आ जाती है, जिसका चेहरा, बड़े बड़े चेहरे सामने हो तो लोग एक भरोसा दिखा सकते हैं कि नहीं, ये लोग होंगे, और अगर ये महागठबंधन जीतती, अगर हम इनके पक्ष में वोट डालते हैं तो एक बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस बना रहेगा और सकारात्मक राजनीति संभव है, आगे चलेगी, क्योंकि इनके पास देश चलाने का विजन है। अच्छा, लेकिन तीर्थेश जी, जो आशीष जी बात कर रहे हैं, आंकड़े तो इसकी गवाही नहीं देते हैं। सही में आंकड़े गवाही नहीं देते हैं। अगर आपको जाना है तो कांग्रेस पर हर हमेशा आरोप किया, ये सच्चाई भी है, जो कि पार्टनरशिप जहां इलेक्शन लड़ते हैं वो पुअर रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे यूपी में सीटों में 19 जीते। हाँ, जैसे 70 सीट लड़े थे पिछले बार बिहार में, 20 में, तो उसमें 19 जीते थे और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था। और ये लग रहा था अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीट्स आते तो बिहार में आरजेडी गवर्नमेंट आती, तो ये था। लेकिन अगर इसके जैसा इसने आशीष ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया, जो कि अरसों पहले कांग्रेस थी, लास्ट सीएम जो 1989 जगन्नाथ मिश्रा, हाँ 1989 to 90 में जगन्नाथ मिश्रा थे। 80 to 90 10 साल का स्ट्रीक था कांग्रेस का, जिसमें 6 चीफ मिनिस्टर्स थे वहाँ पर, यानी हर एक चीफ मिनिस्टर 1.5 साल में बदल जाते थे। तो एक अगर आप बिहार के इतिहास में भी देखें तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, बारिंग पहला जो गवर्नमेंट थी श्री कृष्ण सिंह के बाद, उसके बाद बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स बदले गए, 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं रहे। और दूसरी बात, पहले जैसे एक चीज़ और ऐड कर दूं, आज जैसे न्यूज़पेपर में भी आया है, आशीष अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग अब इसको काउंटर भी कर रहे हैं, ईवीसी वोट बैंक, जो क्या नीतीश कुमार का ईवीसी वोट बैंक है। तो अगर आप जाइए तो पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने बिहार में क्या क्या किया है, SIR डिबेट लाने में प्रमुख भूमिका निभाई है, अब है ना CWC मीटिंग हुई है, तो ये सारे संकेत दे रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है जो कि कांग्रेस के लॉस्ट लैंड है, जैसे यूपी, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब सारे लॉस्ट लैंड्स हैं। तो इस लैंड्स को कैप्चर नहीं किया जाए तो कांग्रेस सेंटर में नहीं आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये भी रीज़न है जो आशीष और अच्छे से समझा सकते हैं। और एक बड़ा रीज़न ये भी है, माफ़ कीजिएगा बस आज़ाद भाई के बाद, एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो ये भी चाहते हैं ना कि आरजेडी पर इस बात का इससे दबाव हो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे सके। सीटों को लेकर कंट्रोवर्सी तो चल रही है ना, अभी तक सहमति बन नहीं पाई है, तो वो इसी माध्यम से चाहते हैं कि दबाव पड़े और हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। आरजेडी देगी ऐसा मुझे लगता नहीं। आजाद जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जब मैं पिछली बार लोकसभा चुनाव में गया था, या पिछला विधानसभा चुनाव भी हम लोगों ने देखा, और जिसकी बात आशीष जी ने उसका जिक्र भी किया कि कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप रही है, चाहे मदन मोहन झा हो, उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह हो, और अब राजेश राम हो, जब सीटों के बंटवारे की बात आती है तो कांग्रेस के अंदर से ही लोग कहते हैं कि अरे ये जो सीट हमको 70 मिल रही है, या लोकसभा में 9 सीटें मिली हैं, ये कांग्रेस के किसी नेतृत्व ने डिसाइड नहीं की हैं, ये लालू यादव ने ऑफर किया है कि इस सीट पे ये लड़ेंगे, इस सीट पे ये लड़ेंगे, इस सीट पे ये लड़ेंगे। क्या इससे भी मुक्ति की कोशिश है ये CWC? देखिए, एक साथ कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे पैगाम देने की कोशिश की है इस CWC की मीटिंग से, लेकिन एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेहरबा आते आते बहुत देर कर दी है। आपको 85 साल लग गए बिहार में CWC की मीटिंग करने के आने के लिए, और इस बीच में बीते 35 साल में जब हम कांग्रेस की राजनीति को देखते हैं तो उन्होंने 1990 छोड़ दें तो विधानसभा के किसी भी चुनाव में, जब 354 सीटें थी तब की बात मैं कह रहा हूँ, उन्होंने 30 का आंकड़ा पार नहीं किया। लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो कभी भी कांग्रेस पार्टी ने 5 का आंकड़ा पार नहीं किया है। आप पिछले अगर कांग्रेस पार्टी के 5 प्रदेश अध्यक्षों को देखें आप, जिसमें 2 दूसरी पार्टियों में जा चुके, वहां से वो नवाजे गए। अशोक चौधरी तो अभी मौजूदा सरकार में मंत्री है, जो और महबूब अली कैसर जो है ऑलरेडी सांसद रह गए 2 बार। तो आप देखिए, शकील अहमद जो पार्टी के अध्यक्ष थे, जी बिल्कुल, वो 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से बाहर सस्पेंड किए गए। मतलब उन्होंने पार्टी के कमांड को नहीं माना, फैसले को नहीं माना, और चुनाव उन्होंने मधुबनी लोकसभा चुनाव से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। इस बार भी एक्टिव नहीं है। हाँ, इस बार भी वो कहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी जो पिछला, अगर आप 1990 के वक्त से अगर आप देखेंगे तो आखिरी जो अध्यक्ष है, जो बहुत पावरफुल आदमी था, मतलब सदानंद सिंह को अगर आप छोड़ दें,
तो हिदायतुल्लाह खान थे। उसके बाद कोई ऐसा बड़ा चेहरा उनके पास कांग्रेस पार्टी के पास है ही नहीं जो बिहार की राजनीति को समझता हो और उनके जहन में उसका नाम याद हो। ये एक अब मैं असल बात एक चीज असल में एक बात कहना चाह रहा हूं कि असल में इस 35 सालों में बिहार की राजनीति का जो केंद्र था, आज सदाकत आश्रम में जिस तरह से जोश वलवला और जो पूरा आपने कहा कि पूरी मतलब जो नेशनल लीडरशिप थी, ये चमक धमक तो अब वीरचंद पटेल पर जा चुका है ना। पिछले 35 साल से बिहार की राजनीति का जो फैसला है वो सदाकत आश्रम से नहीं हो रहा है, वो वीरचंद पटेल से हो रहा है। वहीं इस वक्त तमाम तीनों बड़ी पार्टियों के दफ्तर हैं, बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो कि जदयू हो। तो बिहार की राजनीति में जो चमक है या दमक है, जो फैसला है, मैंने हाल के दिनों में कहीं पढ़ा भी था कि एक सड़क बनी है, यानी सदाकत आश्रम से लेकर वीरचंद पटेल के बीच में एक अटल पथ बना है। तो रुकावट ये है कि इस दोनों की दूरी जो है, कांग्रेस पार्टी वो सड़क की बात कर रहे हैं। आज सुबह जब वहाँ सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी, उससे पहले कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता वहां से पानी निकाल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी आए तो दिक्कत ना हो। ये हालत तो सदाकत आश्रम तो की है। दिक्कत यही है कि चाहे आप जो कुछ भी दिखाना चाहें, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि इस वक्त न तो उनके पास स्टेट में कोई नेता है, न उनके पास कोई वोट बैंक है, जो मुसलमानों का भी एक वोट बैंक और दलितों का उनके पास और अपर कास्ट का, 3 लोगों का 90 से पहले उनके पास वोट बैंक था। अपर कास्ट कहीं और जा चुका है, दलित भी कहीं खिसक चुका है। जहां तक मुसलमान है, वो अगर विधानसभा चुनाव होगा तो मुसलमानों का जो एकजुट वोट जाएगा सबसे ज्यादा, वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जाएगा, लेकिन कांग्रेस को जाएगा। अगर विधानसभा की बात करें, लोकसभा में ठीक है, उसके मामला पलट सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में इसलिए जो भी फैसला करना होगा, आप कुछ भी कर लें, कांग्रेस पार्टी फैसले में उनको हर हाल में आरजेडी का फैसला ही मानना पड़ेगा। उनकी जितनी पार्टी मतलब इल्जाम था ही अखिलेश सिंह पर कि भाई वो आरजेडी के करीबी हैं। लेकिन अविनाश एक चीज़ और बता दूं आज़ाद जी के इसमें, जो कि इस वक्त कांग्रेस ये भी फोकस कर रही है, जैसा पिछले बार कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था, जो क्या उसको जो 70 सीट्स मिले थे, दे वर नॉट इन द विनिंग पोजीशन। तो इस बार जो विनेबल सीट्स हैं वो भी दिया जाए। तो ये जो प्रेशर है वो करने के लिए शायद ये भी एक टैक्टिक्स है कांग्रेस का। एक तो जो तीर्थेश जी बात कह रहे हैं कि सीट पे समझौते की भी बात हो सकती है, प्रेशर की भी बात हो सकती है। क्या ये बात वो बात नहीं हो सकती है जो दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ किया कि चलो हार तो रहे ही हैं, पिछली बार का बहाना है कि 70 विनिंग सीटें नहीं दी, इस बार हम कुछ ऐसा करते हैं कि हर जगह अपने दम पे कोशिश करते हैं खड़े होने की। इस बार भी बड़ी लड़ाई है, वहाँ पे आरजेडी आई गई है, प्रशांत किशोर आ ही गए हैं, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो भी हो हमारा हो, 2 सीट हो या 20 सीट हो या 50 सीट हो हमारा हो। क्या ये वो फार्मूला नहीं हो सकता है? मतलब कांग्रेस अकेले लड़े। देखिए ऐसा है कि मैं पहले तो आपको एक अंदर की जानकारी दे दूं कि ये महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ बहुत करीबी दिखा तो रही है, बस यात्रा निकाल तो रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लेकिन राहुल गांधी स्वयं, एंड मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट आरजेडी पे करते नहीं है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने अपने क्लोज कॉन्फिडेंस शेयर किया है, सो मच सो दैट लोकसभा इलेक्शन तक कि ये भरोसेमंद लोग नहीं है। सिमिलरली आरजेडी, आपने कभी सोचा है इस बात को कि राहुल गांधी की एक कृत से उस परिवार का हर एक सदस्य सांसद बन सकता है सिवाय लालू यादव के? आपको क्या लगता है ये बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है इन लोगों का? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आजाद भाई कह रहे हैं ये बिल्कुल सच्चाई है। देखो पिछले कई सालों से दे हैव बीन ओवरशैडोड बाय ओनली एंड ओनली लालू प्रसाद यादव। सारे फैसले लालू यादव करते थे, ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ा कमजोरी रही। ना तो आपने रीजनल लीडरशिप उतनी मजबूत बनने दी, ये केंद्र में बैठे गांधी परिवार और दूसरे पार्टी लीडरशिप की अपनी खुद की कमजोरी रही कि नीचे मजबूत नेताओं को पनपने नहीं दिया, टोटल सरेंडर्ड रहते थे लालू यादव के सामने। लालू यादव का वो क्लाउट मैंने देखा है कि 23 सांसदों के साथ कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी, जो एजेंडा मनमोहन सिंह बैठे हुए जो एजेंडा की फाइल सामने आई वो स्वतः खुद हटा दिया करते थे कि इसको अगले में ले लेंगे। यूपीए 1 के दौर में। तो मैं आपसे कहना ये चाह, अच्छा जो थोड़ा बहुत बच गया पोर्शन, मान लीजिए 70% लालू यादव डिक्टेट किया करते थे, 30% इन्होंने भरोसा किया नीतीश कुमार पर भी। 2017 का मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि लोकसभा से राहुल गांधी निकल रहे थे, 12 दिन के आपसी खींचातान के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था। तो जब वो गुजरे, मैं उनके बगल से गुजरा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो नीतीश कुमार ने किया है उस पर आपका क्या कहना है। तो वो पलटे और उन्होंने मुझसे कहा कि आई थिंक दे हैव समथिंग ऑन हिम,
यानी कोई केस या वगैरह कुछ होगा जो एक दबाव जो जनरली पॉलिटिकल सर्कल्स में बात होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि इफ ही हैड नॉट डन दिस ही वुड हैव बीन आवर प्राइम मिनिस्टर मटीरियल फॉर 2019। ओके, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि ये वो पार्टी है जो इधर से भी धोखा खाई है, उधर से भी धोखा खाई है। और आरजेडी के बारे में तो ये कह रहा हूं कि लालू यादव भी ये कहते होंगे, अपने घर में शिकायत करते होंगे सार्वजनिक तौर पे नहीं बैठ करके, कि इस आदमी से मैंने भी धोखा खाया है। हाँ। तो ये इतना डिफिकल्ट और स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। अच्छा, इन सब के बीच में सबसे ज्यादा मुखर तरीके से बात क्या निकल के, ये सब कुछ हो गया होता अगर इन्होंने राज्य में अपनी मजबूत लीडरशिप डेवलप की होती। बिल्कुल। आपकी खुद की कमी है कि आपने मजबूत लीडरशिप नहीं की, और आज आप उस स्थिति पे हैं कि मैं टोटल सहमत हूं आजाद साहब से कि एक एक टिकट जो डिसाइड होगा, ये विनेबिलिटी, नॉन विनेबिलिटी, ये सब कुछ लालू यादव तय करें, सॉरी तेजस्वी यादव तय करेंगे कि हम किसको कहां पर आपके कैंडिडेट को लड़ने देंगे, कहां नहीं लड़ने देंगे, कितनी सीटें दे सकते हैं, कितनी नहीं। आज तुम्हारे सवाल के जवाब मैं कह सकता हूं, ये गुंजाइश ही नहीं है कि कांग्रेस अकेले जाकर के चुनाव लड़े। जितनी मिल सकती थी वो भी चली जाएगी। तीर्थेश जी, आंकड़े तो इस बात की गवाही देते हैं कि अगर कांग्रेस को कुछ भी हासिल करना है तो वो आरजेडी के साथ ही हासिल हो सकता है। 2020 का भी चुनाव देख लिया, लोकसभा का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। उस आंकड़े पे मैं बात करना चाहता हूं आपसे। 9 सीटें मिली, 3 इन्होंने जीती, 4 सीटें मिली आरजेडी ने जीती थी। और अगर पप्पू यादव को ऑफिशियली कांग्रेसी मान लिया जाए अब, तो दोनों तो बराबर बराबर हो गए हैं लोकसभा में। 4 लोकसभा में कांग्रेस, 4 लोकसभा में आरजेडी, और 243 सीटें बटनी है। 70 पे कांग्रेस मान जाएगी, पिछले वाले पे ही नहीं। जैसे आज एक न्यूज़ आई थी जो कि 52 सीट्स मिल रहे हैं। कितना सच्चाई है ये तो अभी नहीं कह सकते हैं। मैंने पहले जैसे इसमें कहा भी, जो क्या कांग्रेस है ना, सीट्स के अलावा विनिंग सीट्स भी लेना चाहती है, जो क्या वो अपना सीट्स बढ़ा सके। अगर आप आंकड़े पर ही जाइए, 2005 में 9 सीट जीती, 2010 में 4, जब वो पूरे चुनाव में लड़ी थी, तो उसमें 243 सीट्स पर लड़ी थी तो 4 सीट्स जीती थी। 2015 में फिर गठबंधन हुआ, महागठबंधन, 27 सीट्स जीती, जिसमें नीतीश कुमार भी थे। और फिर 2020 में जब आरजेडी के साथ हुई थी तो 19 है। जैसा लोकसभा में बताया, लोकसभा थोड़ा सा डिफरेंट था इलेक्शन। उसमें एक सीट आप मान लीजिए कांग्रेस के पास वो विनिंग सीट थी, वो किशनगंज की सीट जो है ना, वो 2014 में मोदी लहर की यानी अपने चरम पे भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो एक सीट तो आप मान लीजिए कि कांग्रेस के पास वो इस तरह की सीट है कि चूंकि वहां पर 65% अगर बीजेपी लड़ेगी तो इनके पास आनी ही आनी। हाँ, तो वो इसलिए एक तरह से विनिंग फैक्टर कांग्रेस के पास वो हमेशा पॉजिटिव वो रहती है। जैसे आज़ाद ने भी बताया, जो क्या पहले जो कांग्रेस का वोट बैंक था, एससी वोट बैंक या मुस्लिम वोट बैंक, जैसे अपर कास्ट भी था, तो अपर कास्ट बीजेपी के पास चले गई और दोनों आरजेडी के पास। ये जो 2014 वाला जो मामला था, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुत सीट पर जीती थी कांग्रेस, तो वो इसी को दर्शाता है, जो क्या नहीं, अभी भी कुछ हो सकता है अगर कुछ को इंक्लूड करें। लेकिन ये तो कांग्रेस का है, लेकिन इंटरनल वहाँ पर कितने लोग हैं। जैसे अगर मान लें भागलपुर में कांग्रेस के विधायक हैं, अगर आप किसी और सीट पर, पटना सीट पर उतारते हैं किसी आदमी को, तो वो उसको लोग चेहरा जानते हैं क्या, नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। तो वो लोकल चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो कि आपका सेंट्रल लीडरशिप कितना, 2 बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के पास बिहार में, एक मीरा कुमार का नाम है, एक तारिक अनवर का नाम है, और दोनों दिल्ली की राजनीति करते हैं। यानी बिहार में उनकी वो पहचान आज नहीं है जो पहले जमाने में खासकर तारिक अनवर की हुआ करती थी। और एक आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं, अगर 243 वो लड़ना चाहे तो 243 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे उसको, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इस वक्त कोई दो राय की बात नहीं है। फिर उनको ये होना पड़ेगा कि हर पार्टियों से जो लोग जिनको टिकट नहीं मिल पाता है, जैसे कि हर एक दो पार्टी जो बागी होंगे उनको अपने पास और उसमें ऐन मुमकिन है कि 2-4-10 लोग जीत भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीतते हैं। और कई सारे सीटें ऐसी हो सकती हैं उनके लिए कि जहां पर मतलब 2-3 पार्टी लोग होंगे, जहां पर 2-3 नेता होंगे बड़े बड़े, और वहां पे 1-2 नाराज को जो ये टिकट दें, तो लेकिन इससे इनका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके पास एक भी चेहरा बिहार में नहीं है जिसको वो चेहरा बनाकर पूरी जगह घुमा सकते हैं कि हाँ इनके नाम पर हमें वोट हाँ। मिले। लेकिन एक चीज़ और जो कांग्रेस कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि ये मेरे वीक पॉइंट है, ईबीसी वीक पॉइंट है, तो मुझे किसका वोट लेना है। जैसे आरजेडी के पास मुस्लिम और कांग्रेस, ये मुस्लिम और यादव, तो मुझे ईबीसी लेना है, तो कांग्रेस ने प्लान किया है जो कि नीतीश को काउंटर करेंगे। तो इस तरह के प्लान ठीक है, प्लान लेकर आ रहे हैं, तो उस प्लान पर उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश को अगर माना जाए तो ईबीसी के
भाई नीतीश ने लीडर। आने के बाद तो पूरे दो- जाति की पूरे- पॉलिटिक्स ही चेंज कर दी चेंज ना, कर इतने दी। सारे बंटवारे कर दिए पहले भी हम उन्होंने। लोगों ने कहा कि दलित में उन्होंने महादलित को इंट्रोड्यूस किया और ओबीसी में EBC ईबीसी को कर दिया। और इससे उसने राजनीति की एक नई धारा पलट दी। धारा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ था कि शुरू के दिनों में ही 2-4 Yes. दिन उन्होंने काम किए। लेकिन एक चीज और जो कि आपको है ना, नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, नया नैरेटिव लाना पड़ेगा, तो वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, एक नैरेटिव जो SIR डिबेट है, वो एक कांग्रेस ने अच्छा प्रेशर ग्रुप क्रिएट ये डिबेट तो अब आगे भी बढ़ेगी, क्यों आशीष जी? SIR वाली जो डिबेट है ये तो आगे बढ़ ही रही है, लगातार बढ़ रही है। हालांकि मुझे लगता है कि इसका कोई नतीजा तो निकलना नहीं है। SIR रुका नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं रुका, उसने बस ये कर दिया कि भाई आप आधार को मान लीजिए, तो जो भी वोटिंग होगी वो तो वही उसी वोटर लिस्ट से होगी जो चुनाव आयोग तय करेगा। मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि जैसे कि आप कह रहे हैं या सब लोग ये देख भी रहे हैं, मजबूरी का गठबंधन है ये। नीतीश कुमार भी उतने ही मजबूर है, बीजेपी भी उतनी ही मजबूर है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। लेकिन इस मजबूरी में एक फर्क समझ में आता है लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस में, कि लालू यादव ने तो इन्हीं को हराया था 1989 में। इन्हीं के तो आखिरी मुख्यमंत्री को हटा करके लालू यादव खुद बन गए थे। और फिर अब उन्हीं लालू यादव को उनके बेटे को हटाने के लिए या सत्ता दिलाने के लिए या अपनी जमीन हासिल करने के लिए ये दोनों लोग फिर एक साथ हैं। नहीं, मैं तो और भी तात्कालिक एग्जांपल दे दिया, तुम तो बहुत पीछे चले गए। इन्हीं लालू यादव के लिए तो ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक देना चाहिए, राहुल गांधी ने बोला। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन मैं बता रहा हूँ कि ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी का अलायंस है। ठीक है, विचारधारा मिलती है, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं दोनों, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों ने परफॉर्म नहीं किया है। इसी सत्ता को हटा दिया था नीतीश कुमार ने, समरसॉल्ट मार दिया। राजनीति में मैं कहता हूँ नीतीश कुमार से बड़ा कोई समरसॉल्ट पॉलिटिकल मारने वाला है नहीं। जब से आए हैं तब से मुख्यमंत्री ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत क्या कहते हैं, बहुत आधार की राजनीति करते हैं और पीपल शुड लुक अप टू हिम, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, धरातल की सच्चाई यही है कि भाई अभी केंद्र में बीजेपी उनकी एलाई है और उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं एट देयर कमांड, और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल थोड़ा सा एज तो मिलता हुआ दिख रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, अगर ये भी देखें 2005 के बाद जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, कोई एक पार्टी चुनाव नहीं जीती है। हर हमेशा दोनों पक्षों के बीच अलायंस ही हुआ है, तभी कोई सत्ता में और है। पिछला असेंबली नहीं, इलेक्शन लेकिन जो 2010 आरजेडी के चुनाव को ये बात तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि 2010 का जो चुनाव था वो नीतीश कुमार के जीत पर एक मुहर थी। हाँ। और एक तरफा उनकी बड़ी जीत भी हुई थी। और जो शुरुआत के दिनों में नीतीश कुमार ने जो लालू राज में पिछले जो 15 सालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हुई थी, क्योंकि लालू ने क्या है कि एक हुंकार तो दिया था, मतलब यानी गरीबों में या निचले पिछड़े वर्ग को आगे लाने में, लेकिन उन्होंने वो काम जो सड़क और शिक्षा जैसी चीजों पर हो सकता था, अपराध वो पर लगाम नहीं लगाने कर की पाए। बात थी। वरना लालू यादव ने एक सामाजिक परिवर्तन की बात तो की, और वो सच भी है कि हमने खुद अपनी आंखों से चीज़ों को बदलते हुए देखा है कि कैसे अपर कास्ट का डोमिनेंस बिहार में जो सामाजिक तौर पर था उसको कम किया उन्होंने, लेकिन जमीन पर उन्होंने विकास का कोई उस तरह से काम नहीं कर पाए। इसलिए नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने उस बीच का रास्ता अपनाया, और जो खासकर उन्होंने जो शुरुआती दिनों में काम किए 2010 के चुनाव में बिल्कुल एक तरफा नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं टिक रहा था। हाँ, इसीलिए तो अगर 2010 में नीतीश कुमार को 115 सीट्स और बीजेपी को 91 सीट्स मिला था, वो तो 27 सीट पे शायद हम लोग आरजेडी से हाँ, लेकिन फिर भी अलायंस में ही वो जीत पाए थे। नहीं, वो अलायंस उनका 94 से ही चला आ रहा था। हाँ, वो तो समता पार्टी के दौर से ही चला, समता पार्टी के दौर से ही आ रहा था। 95 का चुनाव पॉलिटिकल फटीक तो हो ही जाता है। पॉलिटिकल पिछली बार का 20 साल हो गया। पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था वो ऐसा नहीं है कि महागठबंधन कोई बहुत मार्जिन से हारा था, ऐसा लगा था कि जीत गया है। जीत गया कितना 10-12 सीट या ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ। वही तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर कड़ी हो गई, अगर वो कुछ निकाल दी गई होती। वही यानी बहुत सारे स्टेट्स में उसके पर यही आरोप लग रहा है। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको एड्रेस करना बड़ा टेढ़ी खीर होगा। कांग्रेस कोशिश तो जरूर कर रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करके, कि दबाव बनाए, अपनी सीटें बढ़ाएं, कम से कम शायद 70 सीट लड़ने की वो लोग चाहत रखते हैं। लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अभी भी नहीं लगता कि दाल इस बात पे गल पाएगी, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पिछली बार मैं आपको बता दूं 2024 में एक स्थिति आ गई थी अविनाश की, ऐसा लग रहा था कि अलायंस टूट जाएगा। दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड। राहुल गांधी ने पार्टी को बोल दिया था प्रिपेयर, पूरे सारे लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर लीजिए। ये तो आखिरी वक्त में केसी वेणुगोपाल ने हाथ पांव जोड़े जाकर के और किसी तरह से स्टिच किया, क्योंकि उसका असर सीधे इंडिया अलायंस पे पड़ता पूरा, तो इस वजह से किसी तरह से बचाया। तो ये कोई बहुत हैप्पी अलायंस नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का दबाव कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है उसका फायदा इमीडिएट सीटों में हो पाएगा। लॉन्गर रन में अगर भरोसा दिलाने में राहुल गांधी, किसी तरह गांधी परिवार कामयाब हो जाए, वहां पर लोगों को उन पुराने वोट बैंक को वापस ले आ पाए,
मुस्लिमों को कन्विंस कर पाए कि भाई हम असेंबली में भी आपको सीटें जिता करके दे सकते हैं, ये बड़ा दूरगामी उनका योजना है। ये इमीडिएट इसका फायदा मिलेगा ऐसा लगता नहीं। 10-15 और वो भी कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली लगना और वो भी पड़ेगा। ग्राउंड पर मेहनत करना। और तब जबकि सवाल ये उठता है कि इनके जो टॉप लीडर है वही कंसिस्टेंट वही पे आने वाला कि राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। एक काम शुरू करते हैं, 15 दिन खूब मेहनत से करते हैं, 16वें दिन से फिर वो गायब हो जाते हैं। देखिए ये आरोप, टू बी फेयर टू हिम, जब उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद संभाला, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आई वाज श्योर वो नहीं लेंगे। ले लिया तब मुझे लगा कि पहली बार उनको एहसास हो रहा है कि कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और सिंस देन जैसा मैं देख रहा हूँ, ऑफ एंड ऑन, कभी कभी इंडिविजुअल है, छोड़ दीजिए, उनका स्टाइल है कि विदेश जाते रहते हैं, लार्जली उन्होंने किया। अब ये देखिए SIR वाले पे उन्होंने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाला। ऐसा नहीं है कि हम उनको, हम उनको नेगेटिव लाइट में नहीं दिखा सकते। मेहनत दिन रात कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन चैलेंजेस इतने कि आप, जो उन्होंने कहा था, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो आप अगर समय से ये चीजें कर रहे होते तो लीडरशिप भी बिल्ट होती, बिहार में धरातल आपके पास होता ना, आधार कुछ वहां पर। अभी क्या है कि अब आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं। ये वर्किंग कमेटी 30-35 साल पहले ठीक ही तो कह रहे हैं आजाद भाई, पहले क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि बात सिर्फ इन्हीं 2 महीनों की नहीं है ना कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। बिल्कुल। इसके बाद आपके पास एक और बड़ा स्टेट है जहां पे आपने 30-35 साल शासन किया, बंगाल। बिहार का पड़ोसी राज्य बंगाल, वहां पे भी तो इनके, और इस CWC का जो मैसेज निकलेगा वो तो बंगाल तक भी पहुंचेगा। वहां आप, अब आपके सोचिए कि कितना बड़ा ये इस पार्टी का, ग्रैंड ओल्ड पार्टी का दुर्भाग्य है कि उस राज्य में जिसने लाल किले को ढहा दिया और लगातार सत्ता में है, वो इन्हीं की पार्टी से निकली है। और सिर्फ एक छोटी सी बात पे निकल गई कि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया होता उस समय ममता बनर्जी को, और उसमें तो ये हो गया होता 0 सीट। आप यही सोचिए कि अपने ये, दे आर सेल्फ टू बी ब्लेम्ड कि ये कैसे हर जगह पर अपना जो आधार था उसको खोते चले गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो सेंट्रल लीडरशिप की कमी रही है ना। और आज की तारीख में भी एक के बाद एक सारे लीडर्स छोड़ के चले जाते हैं। कन्वीनियंटली बोल दिया जाता है कि साले सबके सब, माफ कीजिएगा, सबके सब सेल्फ वो थे। तो ये थोड़ा सा गलत है। आपको अपने पॉलिटिकल पॉलिसीज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तब कहीं आगे जाकर के। तभी मैंने कहा कि ये पंचवर्षीय योजना टाइप है, इसमें बहुत वक्त लगेगा। मतलब अभी और चुनाव हार नहीं होंगे कांग्रेस को? देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं पता, हो सकता है कि महागठबंधन चुनाव जीत जाए। मैंने ये नहीं कहा कि हारेंगे। महागठबंधन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंडिविजुअल कांग्रेस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा मुझे कुछ उम्मीद तो नहीं है, अनलेस कि तेजस्वी इतना बड़ा दिल दिखाएं कि कुछ एक्चुअली विनेबल सीटें वो अपने कोटे से भी दे दें कि चलो ठीक है मेरे। मुझे लगता नहीं कि दोनों पार्टियों का रिश्ता इतना अच्छा है, इतना मधुर है कि तेजस्वी ये भूल जाएंगे कि तुम्हारी वजह से मेरे बाप को क्या नुकसान हुआ है। तीर्थेश जी, आखिरी कमेंट, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट ये है, जो कि कांग्रेस को बहुत काफ़ी समय लगेगा, और ये डिपेंड करता है, अगर वो बिहार में वो अच्छा परफॉर्मेंस लाते हैं तो इसका लिंक आपको अगले साल वेस्ट बंगाल या और भी कई स्टेट्स में मिलेगा। आजाद जी, चूंकि आप जहाँ से आते हैं वो जगह है जहाँ से महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था, और वो गांधी से महात्मा गांधी बन गए थे, चंपारण से। और ये भी जब आज हम CWC की बैठक देख पा रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। कितनी कामयाबी मिलेगी कांग्रेस को? देखिए, पिछले मतलब 75 सालों में, 75 सालों में जब हम भारत के इतिहास को बार बार पलट कर देखते हैं, तो जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो कहते हैं कि आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है। ये एक बहुत ही मतलब दूसरा सा नारा है। उस लड़ाई को भी कमजोर कर दिया। मतलब इस तरह के नारे से अब कोई लोग भलने वाला नहीं है। अब इस तरह के खिलौनों से बात नहीं हो सकती है। आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, और जो साफ दिख रहा है कि अभी आपकी जमीन पर कोई, आपके पास किसी तरह का कोई नेता नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो इसलिए अभी बहुत एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और आरजेडी के अलावा अभी उनके पास कोई सहारा नहीं है, उनसे वो दूर जा नहीं सकते हैं, चाहे उनकी उनका गठबंधन मजबूरी में हो, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी में हो, उनको गठबंधन भी करना पड़ेगा। और अभी सत्ता के सुख पाने के लिए बिहार जैसे राज्य में उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आशीष जी? नहीं, मैं तो बस एक चीज बोलना चाह रहा हूँ जो शायद हम लोग सब मिस कर गए, कि जो आज़ाद भाई कह रहे हैं, जो तीर्थेश जी कह रहे हैं, काफी लंबे समय से अथक प्रयास कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अगर कोई है वहां, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो लंबी चुनावी लड़ाई धरातल पर उतर करके प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो चुनौती सिर्फ बीजेपी या जदयू ही नहीं है। चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि आरजेडी के साथ आप ज्यादा से ज्यादा टिकट कितना एक्सट्रैक्ट कर सकें। चुनौती एक वो बड़ा फिनोमेना भी है जो लगातार लगा हुआ है वहां पर। प्रशांत किशोर को काउंटर करना भी इनके लिए बड़ी चुनौती बहुत मुश्किल हो सकती है। तो चलिए इस बातचीत को आज यहीं पर रोकते हैं। हमारी पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु ये था कि आखिर कांग्रेस के पास ऐसी नौबत क्यों आई कि वो आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में
CWC करने को मजबूर हुई और इस CWC से उसको बिहार में और खास तौर से बिहार चुनाव में हासिल क्या होगा। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि बिहार का वो कौन सा मुद्दा है जिन पर आप इन पत्रकारों की राय जानना चाहते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।